एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with the dipole axis making angle theta with electric field. The orientation of the dipole for stable equilibrium. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंगल कितना बना रहा है? थीटा। और कौन सी केस की बात हो रही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा की वैल्यू हमको बतानी है क्वेश्चन में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना चाहिए। क्या कंडीशन है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ले लो, उसके अंदर एक डाइपोल रख दो। मैं एक रैंडम ऑर्डर में रखता हूँ डाइपोल को, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, ये डाइपोल है, डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल लेंथ जो है, डाइपोल लेंथ भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए वो सुन लो और याद भी रख देना आगे के लिए। डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा। समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्टेबल का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम होना। एनर्जी की वैल्यू जब मिनिमम हो जाएगी वो स्टेबल कंडीशन होगी। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क की वैल्यू जीरो होना। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पीई साइन थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो चाहिए तो साइन कितना, थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। अगर साइन 0 लेते हो तब भी टॉर्क 0 आता है। अगर आप साइन 180 लेते हो तब भी टॉर्क की वैल्यू 0 आती है। गौर से सुनिए, तो टॉर्क की वैल्यू 0 तो दो कंडीशन में आ रही है, थीटा अगर 0 डिग्री है तब भी और थीटा अगर 180 डिग्री है तब भी। क्लियर हो गया? 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियंस, ऐसे आप याद रखिएगा। अब बताइए क्या पाई की वैल्यू कहीं दे रखी है? कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन तो केवल एक जीरो मिलता जुलता समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ साथ में, अब यहाँ पे इसके हिसाब से तो साइन की, ये थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब यहाँ देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। अब एनर्जी मिनिमम का मतलब नेगेटिव एनर्जी आना, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब या मिनिमम एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना चाहो तो माइनस पीई, यानी कि कॉस की वैल्यू 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1। और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, या पाई बाई 2 होती है, या 0 डिग्री होती है। क्या कहोगे आप? अब यहाँ पे ना आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखो। तो 90 नहीं चलेगा, ठीक है ना। 90 और पाई बाई 2 एक ही बात होती है। क्या रह गया? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से भी 0 डिग्री, टाउ की वैल्यू के हिसाब से भी 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या बनी? 0 डिग्री। समझ आ गई बात आपको? क्लियर हो गया? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी 0 डिग्री बोला जाएगा इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पैरेलल। डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट इज। अब सुनिए जरा, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। कौन कौन है साथ में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक चार्ज तो है E और एक चार्ज है P, ऐसा लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। तो वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड दी अदर चार्ज इज नेगेटिव, दोनों की बराबर वैल्यू है, तो इसका मतलब ये डाइपोल हो सकता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4.3 नैनोमीटर। समझ आती बात? डाइपोल लेंथ को लिखते हैं हम 2a। अब डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दो बातें बताने वाला हूँ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, सबसे पहली बात। और यूनिट क्या बनती है? कूलम मीटर। आप जरा चारों ऑप्शंस पे ध्यान दो कि सबसे नियरेस्ट, यूनिट के नियरेस्ट कौन है, यूनिट से मिलता जुलता कौन है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, कूलम मीटर लिखा है, ये हो सकता है। कूलम स्क्वायर पर मीटर लिखा है, ये ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये यूनिट बनता ही नहीं है। कूलम पर मीटर ये भी यूनिट नहीं बनता, ये भी हटा दो। कूलम स्क्वायर मीटर ये भी यूनिट नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन तो टिक करना बहुत ही आसान है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी अगर कूलम मीटर के हिसाब से 2-3 ऑप्शन दिए होते फिर हम क्या करते? फिर अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, P इज इक्वल टू बना यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू दे रखी है 4.3, और नैनो का मतलब 10⁻⁻9। -19 और -9 कितना हो गया? -28, 10⁻⁻28। 1.6 को जब आप 4.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6.88। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यूनिट के हिसाब से भी ठीक है क्योंकि कूलम मीटर यूनिट सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखी है। और अगर ऑप्शन
मिलते जुलते यूनिट्स और लिखे होते साथ में, जैसे मान लीजिए कूलम मीटर के ऑप्शन और कई सारे दिए होते, फिर हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है, देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई बोलता है गॉस लॉ, कोई बोलता है गॉसेस लॉ, जो प्रोनाउंस कर लो। गॉसियन सरफेस का क्या नेचर होता है, देखिए क्या मांगा है, नेचर, किसका नेचर, गॉसियन सरफेस का। कहां पर, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आप गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो उसमें गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा होता है ये हमको बताना है। बड़ा अच्छा डिस्कशन है ये। ऑप्शन दे रखे हैं स्केलर, इलेक्ट्रिकल, वेक्टर और मैग्नेटिक। भाई मैग्नेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से। गॉस थ्योरम तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आती है, मैग्नेटिज्म में भी आता है। इलेक्ट्रिकल वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, और ये फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में आता है। स्केलर और वेक्टर आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई नेचर कैसा हुआ गॉसियन सरफेस का। अब देखिए जरा, अब गॉसियन सरफेस में ना फ्लक्स की बात होती है, तो फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। अगर आपको याद है तो देखिए ई डॉट डी एस फ्लक्स होता है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, डी एस वैक्टर, ये ध्यान रखिए। गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है डी एस वैक्टर, इसको बोलते हैं एरिया, और साथ में क्या लिखते हैं, वेक्टर। इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, और इसी एरिया वेक्टर की वजह से गॉसियन सरफेस का नेचर भी वेक्टर माना जाता है। समझ आ गई बात। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसको रिवाइज करके देखिएगा, ऐसे एक बार में कई बार याद नहीं रहता। जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं या एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं उसको जरूर समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 3 चार्जेस Q1 minus Q1 and Q2 are placed as shown. S is the Gaussian surface. Electric field at point P will be. अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी दे रखी है, या यूं कह सकते हैं गॉसियन सरफेस दे रखी है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस को हम यहाँ पे डॉटेड बना लेते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस ना जनरली डॉटेड रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर ऐसे गॉसियन सरफेस है, इसको मैं एस लिख लेता हूँ। अब 3 चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा है माइनस Q1 और तीसरा है माइनस Q2। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी या किसकी वजह से होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये P पॉइंट है। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम ना फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए अब ये गॉसियन सरफेस है, अगर हम इसमें फ्लक्स की बात कर रहे होते, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं, अगर हम इसमें फ्लक्स की बात कर रहे होते इस पॉइंट पे, तो फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड। उसमें जो फ्लक्स में जो चार्ज कंसिडर करते हैं, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज कौन सा हुआ, माइनस Q1 और प्लस Q1, ठीक है ना। इनक्लोज चार्ज होता तो हम इन दोनों को कंसिडर करते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मांग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्ज अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके पास आसपास जितने भी चार्जेस हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका अपना अपना इफेक्ट आएगा। दैट इज नोन एज वेक्टर सम, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा डी टिक हो जाएगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम आते हैं। इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस S इक्वल टू 10I कैप मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में। सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दे रखा है, न्यूटन पर कूलम में। इसका मतलब ये MK सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कोई चेंज हमको करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है IJK, और सरफेस एरिया जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन उसमें सिर्फ I है। अगर I दिया हुआ है तो J का कोफिशिएंट भी 0 और K का कोफिशिएंट भी 0, तो आप S वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो 10I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, ठीक है ना। फाइनली हमसे बोलता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, इस तरीके से। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ ds आएगा, यहाँ आएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ऐसे बोल सकते हो आप, क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोलते हैं। और आप लिखना चाहते हो सिंपल शब्दों में तो E डॉट s ऐसे भी लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए लिखना तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन आप याद रखो कि I को I से मल्टीप्लाई करते हैं, J को J से और K को K से। अब यहाँ पे I कितना है, 2, देखिए ध्यान से, ये 2
आई के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10, ठीक है ना। आई नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट। अब जे का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है 0, तो +3 इंटू 0। यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0, तो फाइनली आंसर कितना होना चाहिए 20। ये भी 0 ये भी 0, 20 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन ठीक हो सकता है डायरेक्टली। समझ आ गया आपको ये।